हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार स्टडी विद चित्रलेखा में। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी यूपीपी री एग्ज़ाम की क्लास को, जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट की ये सीरीज़ मैंने री एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोगों के लिए शुरू की है। आज ये 11वां सेट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ 25 क्वेश्चन स्पेशली मैंने डाले हैं इसमें करंट अफेयर्स के। देखिए, करंट अफेयर्स को हमें बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है और हमें करंट अफेयर्स को ज़रूर से लेके चलना है। तो आज की क्लास में आपको जनवरी 2024 मंथ का करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास आप लोगों के मैंने री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की है। देखिए, पिछला करंट अफेयर भी हमें जो हम पढ़ चुके हैं हमको याद रखना है, उसके लिए भी करंट अफेयर्स की समय समय पे क्लासेस में लाती रहूँगी प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में। लेकिन जो नया करंट अफेयर अभी आ रहा है हमें वो भी याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो उसके क्वेश्चंस भी इसीलिए मैं डालती चलूँगी डेली बेसिस पे, जिससे कि आप लोगों का जो नया करंट अफेयर है वो तैयार होता चले। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो दोस्त, जो फ्रेंड्स क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आया है, ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे हैं, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, जिससे कि वे लोग भी इन सेट्स को देख सकें, क्वेश्चंस तैयार कर सकें और उनकी भी तैयारी अच्छे से अच्छी हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे कि कार्टेज सिस्टम कहते हैं, इसकी शुरुआत की थी? ठीक है, कार्टेज सिस्टम की शुरुआत जो है की गई थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। ये फ्रेंच जो भारत आए थे उनमें से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या? बेसिकली इनका कहना था, ब्लू वाटर पॉलिसी में ये कह रहे थे कि मतलब जो धरती है यहाँ पर, जहाँ पर भारत में इन्होंने अपने फैक्ट्रियाँ बनाई थी, हो सके तो वहाँ पर अगर शक्ति कमज़ोर है तो कोई बात नहीं, लेकिन समुद्र में, अरब सागर के रास्ते ये लोग भारत आए थे, तो समुद्र में इनको अपनी शक्ति बढ़ानी है और वहाँ पर मजबूत रखना है। ठीक है, इसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर कार्टेज सिस्टम नाम दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये मिडविल हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था वो, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पाया जा सकता है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में मिलेगा आपको। आगरा के पास पड़ता है फतेहपुर सीकरी, और इसका निर्माण किसने करवाया था? मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। किसने शक राजा नहपान को पराजित किया और सातवाहन वंश की शक्ति को पुनर्जीवित किया था? तो देखिए, शक राजा थे नहपान, ठीक है, उनको पराजित किया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे, या सतकर्णी भी इनको कह सकते हैं, सातकर्णी भी अगर आपको कहीं पर लिखा मिले तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सातकर्णी सतकर्णी एक ही बात है। ठीक है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। और जो गौतमी पुत्र इसमें नाम दे रखा है, देखिए जो सातवाहन वंश था यहाँ पर मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। ठीक है, तो सातवाहन वंश के राजा जो है अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसी तरीके से आपने एक और नाम इसमें, जो महान राजा हुए हैं सातवाहन वंश के, गौतमी पुत्र पुलुवामी। ठीक है, गौतमी इनकी माता का नाम था, तो ये मात्र सत्तात्मक वंश को दर्शाता है। सातवाहन वंश की बात कर रहे हैं, तो सातवाहन की शक्ति को पुनर्जीवित किसने किया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। मिडविल हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। किस सम्राट को जिंदा पीर या जीवित संत कहा जाता है? मुगल सम्राट औरंगजेब जो था, इसको जिंदा पीर या जीवित संत की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। जैन धर्म किन 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ था? तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, जो श्वेतांबर संप्रदाय है ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, और जो दिगंबर संप्रदाय है, ये जो दिगंबर संप्रदाय के संत होते हैं ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इन लोगों का मानना है दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं, इसलिए ये दिगंबर संप्रदाय के लोगों ने वस्त्र का त्याग कर दिया। अब दिगंबर और श्वेतांबर कैसे
आए सामने दो संप्रदाय। ये ऐसा हुआ कि देखिए श्रवणबेलगोला में क्या हुआ, जब सम्राट अशोक के टाइम की बात है, ये अकाल पड़ गया। कहाँ पर अकाल पड़ गया? मगध साम्राज्य में। ठीक है, मगध साम्राज्य में जब अकाल पड़ा तो जो भद्रबाहु थे, ये जैन अनुयायी थे। ठीक है, भद्रबाहु ने क्या किया, ये अपने शिष्यों को लेकर के चले गए श्रवणबेलगोला। ठीक है, श्रवणबेलगोला चले गए और वहाँ पर ये रहे। ठीक है, तो जो लोग श्रवणबेलगोला चले गए उनको दिगंबर संप्रदाय, उन्होंने जो है दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी हो गए, उन्होंने वस्त्र त्याग कर दिए, ये लोग दिगंबर बन गए। और जो लोग मगध में रह गए उस समय, वे श्वेतांबर संप्रदाय में हो गए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो देखिए शेरशाह सूरी ने जो चांदी के सिक्के को जारी किया था, इसको रुपया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया है? तो देखिए लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और आगरे का किला, ये तीनों मुगल सम्राट अकबर ने बनवाए थे, लेकिन ग्वालियर का किला जो है ये अकबर ने नहीं बनवाया था। ये किला बनवाया गया था राजा मान सिंह के द्वारा, जो कि ग्वालियर के राजा थे। ठीक है, मान सिंह तोमर के द्वारा 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। और बाकी के जो अन्य किले हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ठीक है, और उन जो किलों के बारे में कुछ यहाँ पर फैक्ट्स दे रखे हैं, ये आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं ये भी, लेकिन कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट बन रही हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ। जो आगरे का किला है ये यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। और यमुना नदी के तट पर बना है आगरे का किला, ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, आगरा के किले में जहांगीर महल, खास महल और दीवाने खास और दीवाने आम और शीश महल भी हैं, ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ऋग्वेद में, ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कई प्रसंगों में वर्णित है एक शब्द जिसे कहते हैं अगन्या। अगन्या नाम का उल्लेख किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में अगन्या नाम का उल्लेख गाय के लिए किया गया है। देखिए ऋग्वैदिक काल में गाय एक महत्वपूर्ण जीव थी, या यूँ कहेंगे एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी आर्यों के जीवन में। ठीक है, तो गाय के लिए अगन्या शब्द का उपयोग किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देवराय प्रथम के शासन काल के दौरान निकोलो कोंटी, ठीक है, निकोलो कोंटी जो है कौन सी ईस्वी में विजयनगर का दौरा करने आए थे? ये कोंटी यहाँ से हटा करके यहाँ पे करना है। निकोलो कोंटी किस सन में ये आए थे विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने? तो देखिए निकोलो कोंटी जो है 1420 ईस्वी में आए थे विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने। उस समय राजा कौन थे? देवराय प्रथम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा कौन है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजित क्षेत्र का त्याग कर दिया? तो जो सम्राट अशोक थे इन्होंने कलिंग को जीता, और कलिंग को जीतने के बाद जब इन्होंने कलिंग में जो मानव विनाश हुआ था, वहाँ पर जितने लोग युद्ध में मारे गए थे, उन सब को देखने के बाद इनका हृदय बहुत ही द्रवित हो गया। और द्रवित हो जाने के बाद हृदय इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और इन्होंने साथ ही साथ क्या किया कि जो कलिंग जीता हुआ राज्य था वो वापस कर दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अशोक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए सिक्कों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ठीक है, तांबे का जीतल और चांदी का टंका, ये 2 प्रकार के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसने साम्राज्य संभाला? ये इल्तुतमिश के द्वारा संभाला गया। और जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। रजिया सुल्तान का पिता था इल्तुतमिश। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट होने वाला है ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, उसने सिकंदर नामक एक सोने का सिक्का शुरू किया, ये गलत है। तो 1 और 2 दोनों सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। चंपा कौन से महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक है, अब कहीं पर आपको अगर चंबा भी लिखा मिले
तो भी कंफ्यूज नहीं होना, सेम बात है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, लोधी वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया है, मतलब उसका कार्यकाल हमें बताना है लोधी वंश का। तो 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश का कार्यकाल रहा है, शासनकाल रहा है। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी था, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, पृथक निर्वाचन प्रणाली मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टिक करिएगा इस पे, किस अधिनियम में पेश की गई थी। तो देखिए पृथक निर्वाचन प्रणाली जो लाई गई थी ये 1909 के अधिनियम में लाई गई थी, जिसे कि मॉडले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है, 1857 की क्रांति का क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने 1857 की क्रांति का वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1857 की क्रांति का वो वीडियो देख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री के 1857 की क्रांति के क्वेश्चन वहाँ से अलग नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है हमारा, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में थे। तो देखिए कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और जब कुंवर सिंह शहीद हो गए तो इनके जो भाई थे अमर सिंह, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला था, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। तो देखिए हड़प्पा जो है पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है, और ये रावी नदी के किनारे स्थित था। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में पड़ता है और ये रावी नदी के किनारे था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, रावी, ठीक है। देखिए हड़प्पा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी भी मैंने यहाँ पर दी है, एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी, ठीक है। ये जो शहर था रावी नदी के तट पर स्थित है, जो सिंधु नदी की एक बाएं किनारे की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी नदी के तौर पर उसके आसपास स्थित होने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर बताया कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये कौन सी नदी पर है, ये नदी के किनारे पर है, ये रावी नदी के किनारे पर है, ठीक है। यह समकालीन पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में लगभग 2500 ईसा पूर्व फला और फूला था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया था। तो गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह था ये चंपारण सत्याग्रह, और इन्होंने नील के जो किसान थे उनके सपोर्ट में यह आंदोलन किया था, सत्याग्रह शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, नील किसानों के ब्रिटिश शोषण का विरोध करने के लिए, ठीक है। देखिए उस समय क्या था, तिनकठिया पद्धति चलती थी, ठीक है, मतलब एक किसान के पास जितनी भी भूमि होती थी उसके 1/3 भाग पर, मान लीजिए 4 हिस्से कर दिए मैंने किसी खेत के, तो 1/3 भाग पे इस पूरे लैंड पे क्या करना होता था, ये जो भी कल्टीवेटिंग लैंड है, मतलब जो कृषि योग्य भूमि है, इस पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था किसानों को अंग्रेजों के द्वारा। और एक हिस्से में वे अपने खाने के लिए अन्न उगा सकते थे और जो भी काम कर सकते थे अपनी मर्जी से केवल एक हिस्से में कर सकते थे। इससे क्या हो रहा था, किसानों का शोषण हो रहा था। और तब गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से 1917 में वापस आए, फिर उसके बाद चंपारण में किसानों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये सत्याग्रह किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, संरक्षण के लिए राजस्व का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता था। देखिए जो मराठे थे ये 2 प्रकार के कर वसूल करते थे, एक का नाम था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी, ठीक है, सरदेशमुखी, ये दोनों यहाँ पर ये दे रखे हैं। तो देखिए संरक्षण के लिए जो मराठा कर वसूलते थे उसे चौथ कहते थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चौथ। लेकिन जो सरदेशमुखी है, जो सीमा होती थी किसी भी राज्य की, ठीक है, मराठा उसकी रखवाली करने के लिए जो कर वसूलते थे उसे कहते थे सरदेशमुखी। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये मिडविल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने किसको पराजित किया था। तो राणा सांगा को किसने पराजित किया था। एक्चुअली हुआ यह था कि 1527 ईस्वी में खानवा का जो युद्ध था इसमें राणा सांगा युद्ध हार गए थे। किससे हारे थे, बाबर से हार गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे,
चोल वंश के संस्थापक का नाम पूछा गया है, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय जो है चोल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और देखिए क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन, मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। वैसे ये एक राजा का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उस डिस्क्रिप्शन के आधार पर हमें राजा का नाम बताना है जिसने ये सारी चीज़ें करी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। उन्होंने नायाबे रियासत नामक एक अधिकारी के अधीन दीवानी रियासत नामक एक अलग विभाग बनाया। उन्होंने घोड़े दागने की प्रथा शुरू की, घोड़ों की ब्रांडिंग, ठीक है, कह सकते हैं एक तरीके से, की प्रणाली शुरू की और हुलिया सैनिकों की वर्णात्मक सूची तैयार की। वह दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने भूमि की माप का आदेश दिया। वो कौन था? देखिए मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली के जो भी सुल्तान बने, सबसे पहले शासक या कह सकते हैं कि सबसे पहला सुल्तान था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने घोड़े दागने की प्रथा शुरू की, सैनिकों का हुलिया लिखवाया, नायाबे रियासत नामक एक अधिकारी नियुक्त किया जो कि सारी चीज़ों की देखरेख करता था, ठीक है, और भूमि की पैमाइश भी शुरू करवाई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी निपटान या स्थायी बंदोबस्त, भी आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, दोनों एक बात है, ठीक है, स्थायी निपटान का प्रस्ताव पेश किया? तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इन्होंने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा चलाई, ठीक है। ये एक प्रकार की कर प्रणाली थी, किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? सिविल सेवाओं का जनक भी कहा जाता है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन है आपका एंशिएंट हिस्ट्री से। बौद्ध साहित्य के अनुसार बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिरांडर के बीच संवाद निम्न में से कहाँ निहित है? तो देखिए बौद्ध भिक्षु नागसेन और जो इंडो ग्रीक राजा हिंद यूनानी राजा मिरांडर थे, इनके बीच एक संवाद हुआ जिसका कि नाम है मिलिंद पन्नो, ठीक है। यहाँ पे मिलिंद पन्न दे रखा है, कहीं कहीं आपको मिलिंद पन्नो भी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों एक ही बात है। इन दोनों के बीच के जो संवाद है उसको वर्णित किया गया है मिलिंद पन्नो में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं हमें बतानी है। ये कूट दे रखे हैं, ये 4 कूट हैं, इनमें से हमें सही उत्तर चुनना है। तो देखिए महायान जो बौद्ध धर्म था, महायान और हीनयान 2 शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की। तो जो महायानवादी हैं, महायान को जो मानने वाले हैं, वो बुद्ध की छवि पूजा में विश्वास रखते हैं, स्थानीय दोषों का आकलन भी करते हैं और बोधिसत्व की अवधारणा में विश्वास करते हैं। तो ए, बी और सी 3 सही हो जाएंगे और चौथा गलत हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये पाली का उपयोग नहीं करते थे, ये संस्कृत का उपयोग करते थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए, बी और सी है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए महायान धर्म की विशेषताएं दी गई हैं। बोधिसत्वों को आत्मज्ञान कराने वाले व्यक्तियों के रूप में स्वीकार करते थे, कौन? महायानवादी। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद बोधिसत्व अलगाव में रह सकते थे, ठीक है। अच्छा, हीनयान की कुछ विशेषताएं यहाँ पर देखते हैं। बुद्ध की मूल शिक्षा या बड़ों के सिद्धांत में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं करता था। हीनयान की बात कर रहे हैं, ऊपर हम महायान की बात कर रहे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो महायान है वो मूर्ति पूजा में विश्वास करता था और हीनयान नहीं करता था, ठीक है। और जो थेरवाद है ये हीनयान का एक संप्रदाय है, ये भी याद रखिएगा। और हीनयान जो है बुद्ध की ऐतिहासिकता में विश्वास रखते हैं, मतलब ये लोग बुद्ध की पूजा करते थे बोधिसत्वों में। हीनयान के जो मानने वाले हैं वो बोधिसत्व में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। और बाकी के जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको रीड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं इलैबोरेट कर दूंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया? तो देखिए पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। 1929 का अधिवेशन था ये, और लाहौर में रावी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, ठीक है। अब देख लीजिए 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी, एक दिन जिसे पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस
के रूप में मनाने का आग्रह किया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए थे, लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से ये स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था तो तभी हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक बात कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी और पहले अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी थे। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाल ही में चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है जिन्होंने इतिहास रचा है, तो दीपा भंडारे जो हैं, इन्होंने चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीता है और ये एकमात्र महिला हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 2024 के चुनाव में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन्हें किस कार्यकाल के लिए चुना गया है, तो इनको 5वें कार्यकाल के लिए चुना गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार जो है दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन। पुरस्कार जिसको मिला है ओपनहाइमर को मिला है 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है जिसका नाम है चांगी हवाई अड्डा, 2023 में इसने कौन सी उपाधि अर्जित की है, तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बनाया गया है चांगी हवाई अड्डे को। ठीक है, जो कि सिंगापुर का हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो न्यू दिल्ली में इसका जो मेजबानी है वो होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित था, तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो था भारत का 2023 में बर्नीहाट। ठीक है, ये कहाँ का शहर है, मिज़ोरम का शहर है, जो कि सबसे ज़्यादा मिज़ोरम का नहीं है, ये मेघालय का शहर है बर्नीहाट, जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित घोषित किया गया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो बिहार दूसरे नंबर की रैंकिंग जिसको दी गई है वो है बेगूसराय, बिहार का शहर है, और उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा तीसरे पायदान पर खड़ा हुआ है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है, तो ये सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट जो है उसने प्रकाशित की है, जहां पर ये 3 शहर रैंक किए गए हैं टॉप पोल्यूटेड सिटीज़ में, बर्नीहाट मेघालय, बेगूसराय बिहार और उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 54वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2024 का विषय क्या है, तो 54वें विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक हुई थी 2024 की, इसका विषय था पुनर्निर्माण में विश्वास, पुनर्निर्माण विश्वास। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील फ्लैग रोड खंड का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है, तो NH66 जो कि जाता है मुंबई से गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका उद्घाटन किया गया कहाँ, किसका, स्टील स्लैग रोड का। ठीक है, स्टील स्लैग रोड एक खंड है जो कि इस राजमार्ग पर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाल के ऐतिहासिक चुनाव में ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है, तो देखिए ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में विलियम लाई को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए वैसे तो चीन जो है ताइवान पर अपना दावा ठोकता है कि चीन का पार्ट है ताइवान, लेकिन इस बार क्या हुआ है, चुनाव हुए और वहाँ पर जो राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं, विलियम लाई बने हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रभा आत्रे किस शास्त्रीय संगीत वंश से थी और गुरुकुल प्रणाली में उनके प्रभावशाली गुरु कौन थे, तो देखिए प्रभा आत्रे जिनका भी हाल में निधन हो गया है, ये किराना घराने को बिलोंग करती थी और इनके जो गुरु हैं पंडित सुरेश बाबू माने और हीराबाई वडोडेकर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। प्रभा आत्रे के बारे में ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आप लोग रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके। डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा उद्घाटन की गई देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है, तो
इसका नाम हो जाएगा प्रसादम। ठीक है, प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उज्जैन में किया गया है। उज्जैन के नीलकंठ वन में महाकाल लोक में देश की पहली स्वस्थ स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम प्रसादम रखा गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? मनसुख मांडविया ने किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के शुभंकर कौन थे? 2 बाघ। इन दोनों का नाम क्या है? तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर 2 बाघ हैं, उनका नाम हो जाएगा बिनबिन और निनी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जनवरी 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ, इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 80वीं रैंक मिली है भारत को। ठीक है, 80वीं रैंक मिली है भारत को, ध्यान रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो स्वच्छता की श्रेणी में जो राज्य शीर्ष पर रहा है वो हो जाएगा महाराष्ट्र। और शहर कौन सा था? इंदौर। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल एटल बने हैं। ठीक है, और ये सबसे कम उम्र में ये पद हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। 34 साल के हैं ये। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं, या आप लोग वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के प्रकाशक कौन है? तो पेंटागन प्रेस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और इसको लॉन्च किसने किया था? भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। किस मंत्रालय ने व्यापक योजना पृथ्वी शुरू की है? ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कृषि विज्ञान में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर BR कंबोज जो हैं, प्रोफेसर BR कंबोज, इनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है कृषि विज्ञान में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो वृंदावन में पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो CEO हैं वह रघुराम अय्यर बने हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएंगी PT उषा। ठीक है, और ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं ये, तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और इसके पहले कौन अध्यक्ष थे, मतलब 15वें वित्त आयोग के कौन थे? तो NK सिंह थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। काला नुनिया चावल, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, काला नुनिया चावल जिसको GI टैग मिला है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट होता है। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिएगा इस क्लास को। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आप वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाओगे और आपके पास बैकलॉग नहीं इकट्ठा होगा। और ये जो सीरीज़ है, इसमें मैंने प्रॉमिस किया है आप लोगों को कि मैं डेली बेसिस पर एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। तो डेली बेसिस पर एक प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आऊँगी। कल फिर मिलेंगे इसी क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने गोल पर फोकस करिए। थैंक यू एवरीवन।